चलिए, भारतीय राज व्यवस्था के संविधान निर्माण वाले खंड को हम लोग चर्चा में लाए थे, उस पर चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के दौरान हमने कल क्रिप्स मिशन तक की बातों को डिस्कस किया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में या भारत के राज व्यवस्था की जो उस काल का विकास क्रम है, जब उस काल के विकास क्रम को हम देखते हैं तो कई सारी योजनाएं और घटनाएं क्रिप्स मिशन के बाद हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संदर्भित हैं और उसी संदर्भ का एक कड़ी हम लोगों के बीच आज चर्चा के अंतर्गत आ रहा है और वह कड़ी है वेवेल योजना। वेवेल योजना जो 1945 में आती है, ये उस काल की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका संदर्भ हमारे भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड लिनलिथगो जो 1943 तक 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और लिनलिथगो के बाद वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। जब वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो वेवेल ने भारत में जो राजनीतिक गतिरोध मौजूद था, जो भारत में राजनीतिक असहमतियां मौजूद थी, उन असहमतियों और उस गतिरोध को दूर करने का एक प्रयास किया और उसी प्रयास की प्रक्रिया में 4 जून 1945 ईस्वी को वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे वेवेल योजना के नाम से संदर्भित भी किया जाता है ना। तो वेवेल योजना जो 4 जून 1945 को वेवेल के द्वारा रखी गई थी, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसका आगामी घटनाओं के साथ एक कड़ी जुड़ता है, आगामी घटनाओं के साथ एक संदर्भ जुड़ता है। तो वेवेल की जो योजना थी, उस योजना को थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, जो 2-3 चीजें हैं उसको राइट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। तो लिखिएगा नीचे पॉइंट बना के कि 4 जून 1945 को 4 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए, भारत के राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे वेवेल योजना के नाम से पहचाना जाता है। अब वो क्या थी, उसमें क्या क्या बातें थी भाई, तो एक उसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको 2-4 हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, केंद्र में, केंद्र कहने का मतलब है केंद्र सरकार,
केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए, केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए, और उस परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी लोग भारतीय होंगे। तथ्य को समझिए, कह रहा है कि केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी और उस कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ दिया जाएगा, वो दोनों अंग्रेज होंगे, बाकी जितने लोग होंगे वो सब भारतीय होंगे। अब इसको भी आगे चलकर इसके लिए भी विवाद हो जाएगा, इसके लिए भी विवाद हो जाएगा। आगे एक शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा, है ना, और उस शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ये डिमांड होगी कि ये जो परिषद बनेगी, इस परिषद में जिन मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किया जाना है, अपॉइंट करना है, वह मुस्लिम लीग जिसको चाहे उसी को अपॉइंट किया जाए। यानी मुस्लिम सदस्यों को वहां पर परिषद में वायसराय उसी को चुने जिसकी सिफारिश मुस्लिम लीग करे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और शिमला सम्मेलन भी विफल होता है। लेकिन खैर, अगला पॉइंट, कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ये बात क्रिप्स मिशन में भी हुई थी और ये बात वेबल योजना में भी हुई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भारतीय अपना संविधान जो होगा वो खुद बनाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अगला है, लिखिएगा कि शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये सारी बातें इस वेबल योजना में करी गई। वेबल योजना 4 जून 1945 को लॉर्ड वेबल जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा लाया गया और ये लॉर्ड वेबल ने जो इस योजना को प्रस्तुत किया, इस योजना में क्या कहा गया, केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद बनेगी जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ के सभी भारतीय होंगे। मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर होगी और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा जो सर्वदलीय सम्मेलन होगा। ऑल पार्टी मीटिंग होगी, भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होंगे वो उसमें भाग लेंगे, है ना। यानी सभी पार्टी के तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये वेबल योजना की बात थी और वेबल योजना के इस कथन पर कि शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा, आगे एक शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है ना। जो 4 जून 1945 को ये रखा गया था,
योजना, उसके तुरंत बाद वेबल योजना के बातों को लागू करने हेतु, वेबल योजना की बातों को पर सहमतियां और असहमतियों पर चर्चा करने हेतु 25 जून 1945 25 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जो 14 जुलाई 1945 तक चला, है ना। ये शिमला सम्मेलन था, जो बुलाया गया था कब से कब तक, तो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के मध्य यह सम्मेलन जो है वो बुलाया गया था। वेबल की जो योजना आई थी, उस वेबल योजना की बातों को कार्यान्वित करने हेतु, है ना। जब ये योजना सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ शिमला में, तो अब इस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए थे, वो नेतृत्व किए थे अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने ये शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ये है कि इस सम्मेलन में गांधी ने भाग नहीं लिया था, है ना। इसमें गांधी ने भाग नहीं लिया था, है ना। यानी शिमला सम्मेलन में गांधी ने अपनी भागीदारी नहीं दी थी। तो कांग्रेस के तरफ से जिस व्यक्ति ने भाग लिया था या कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, वो व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने ये नेतृत्व जो है वो संपादित किया था। और मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने ये बात उठाई कि वेबल योजना के अंतर्गत केंद्र में जो कार्यकारिणी परिषद, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने की बात करी गई है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम मेंबर होंगे उसको केवल मुस्लिम लीग ही सिफारिश करेगी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि मुस्लिम लीग संपूर्ण मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ना, वह अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसको ये सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इस शिमला सम्मेलन में विरोधाभास हो गया। परिणामतः इस वेबल ने इसको विफल घोषित कर दिया, इसको फेल, यानी सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया गया कि यह फेल हो गया, यह अपनी योजना में सफल नहीं हो सका, है ना। इस सम्मेलन में उस बात पर भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विरोध हो गया। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, जबकि कांग्रेस अखंड भारत का, यूनाइट इंडिया का पूरा एक अखंड भारत, जो पूरा यूनिटी और इंटीग्रिटी हो, जिसमें एकता और अखंडता हो भारत, वैसे भारत का डिमांड जो है वह करती रही, है ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को के बीच इन सभी बातों को लेकर मतभेद हो गए, इन सभी बातों को लेकर विवाद हो गया। नतीजा, शिमला सम्मेलन किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं सका और वह असफल हो गया। जब शिमला सम्मेलन असफल हो गया, जब शिमला सम्मेलन को विफलता मिल गई, वह पूरी तरह से विफल साबित हो गया, तो अब ऐसी स्थिति में एक अब आगे की प्रक्रिया बढ़नी थी, अब आगे कुछ होना था। लेकिन इसी बीच एक वैसी घटना भी घटी, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में
6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को जब नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा किया हुआ कई वादे पूरे करने के समय आ गए। एक तो क्रिप्स मिशन के तहत भी और वेवेल योजना के तहत भी, दोनों में ये बातें करी गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकेंगे। तो अब वह समय आ गया कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब अंग्रेजों को अपने उस वादे को पूरा करना था। इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने भारत में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे, जो राजनीतिक विवाद थे, जो राजनीतिक गतिरोध था, उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक योजना रखने की बात करी और 22 जनवरी 1946 ईस्वी को 1946 में 22 जैन को सर क्लीमेंट एटली ने, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, है ना, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली, और ये किस पार्टी से थे? तो ये लेबर पार्टी से संबद्ध थे, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में डुअल पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है, और उस द्विदलीय दल में 2 दल हैं, एक लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। तो उस समय क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे, ये लेबर पार्टी से संबद्ध रखते थे, इनकी संबद्धता लेबर पार्टी से थी। और इन्होंने 22 जनवरी 1946 ईस्वी को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, है ना। ये कैबिनेट नाम इसीलिए है क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे जो लोग आए थे भारत में, है ना। तो मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं ऐसे आमतौर पे भारत में भी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह विभाग के सर्व प्रमुख होते हैं और वही उसको विभाग को लीड करते हैं, है ना। खैर, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब सरकारों का गठन, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां ये पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, तो मंत्री के प्रकार पढ़ेंगे। तो उसी में एक होता है कैबिनेट मंत्री, है ना। कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब समझिए, प्रमुख मंत्री। उस विभाग का सबसे हेड यही होता है, और कैबिनेट मंत्री ही इस मिशन में आए थे, इसलिए इस मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। और इसका हिंदी नाम भी है, क्योंकि कैबिनेट एक अंग्रेजी नाम होता है, इसको मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है ना। इसको मंत्रिमंडलीय मिशन के नाम से भी पुकारते हैं। तो देखिए, आप शब्द सुनते होंगे न्यूज़पेपर में या मैगजीन में या टीवी में चर्चा के दौरान, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, है ना, ये 2 शब्द सुनते होंगे आप। तो कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2 अलग अलग शब्द है। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री परिषद। कैबिनेट अगर कहा जा रहा है, मंत्रिमंडल अगर कहा जा रहा है, तो उसमें केवल कैबिनेट मंत्री के बारे में बात किया जा रहा है ना। अगर मंत्री परिषद कहा जा रहा है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द आ रहा है, उसका मतलब है कि उसमें तीनों प्रकार के मंत्रियों की बात की जा रही है। मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी, उसमें ये सबकी चर्चा होती है। तो ये कैबिनेट मिशन जो है वो भेजा गया क्लीमेंट एटली के द्वारा, है ना। ये क्लीमेंट एटली के द्वारा जो ये कैबिनेट मिशन बनाने का निर्णय लिया गया और भारत भेजने का निर्णय लिया गया, इसमें 3 लोग थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, है ना, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव भी थे, और दूसरा एवी
अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। याद करिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वही हैं जो इसके पहले भी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत आए थे, है ना। वह एक सदस्यीय आयोग था जो 1942 में आया था, वो यही क्रिप्स हैं। अब 3 लोगों की एक समूह आती है और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, है ना। पैथिक लॉरेंस जो थे वही इसके अध्यक्ष थे, वही इसके चेयरपर्सन थे। तो अब बातों को समझ लीजिए कि कैबिनेट मिशन जब आया तो उस समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और 3 लोगों का समूह था, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, है ना। सबको नोट करते चलिएगा। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए कुछ सिफारिशें करी। इसने भारत के लिए संविधान निर्माण करने की कुछ बातें की, है ना। तो नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, अपनी योजना प्रस्तुत की। और इसी को कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है ना। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का, भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अब वो ड्राफ्ट क्या था तो नीचे लिखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत के संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाना था। जिसमें जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा, जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाना था। राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाना था। कहने का मतलब है कि भारत के लिए संविधान सभा का जो गठन होना था वह प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं, यानी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष पद्धति से होना था, अप्रत्यक्ष रूप से गठित होना था। और उस अप्रत्यक्ष रूप से जिस संविधान सभा का गठन होना था उसमें वोटिंग कौन करता? तो वोटिंग करने का अधिकार दिया गया जो राज्यों की विधान परिषद के सदस्य थे, उन सभी लोगों को ये वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया।
याद करिएगा 1938 में नेहरू ने क्या कहा था कि भाई भारत के लिए जो संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा का गठन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एडल्ट एज फ्रेंचाइज के आधार पर संविधान सभा बनेगी, और वही संविधान सभा भारत के लिए संविधान निर्माण के कार्य को संपादित करेगी। परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से भारत के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया वह नेहरू के उस आदर्श और नेहरू के उस वक्तव्य से काफी अलग थी। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों ने आगे चलकर इस संविधान सभा की आलोचना की और कहा कि यह संविधान सभा उस संविधान सभा से काफी अलग है जिसका गठन का प्रारूप नेहरू ने हमारे सामने रखा था। यानी नेहरू ने जो संविधान सभा का आदर्श देशवासियों के सामने रखा था उस आदर्श से दूर दूर तक इस संविधान सभा का कोई मिलन नहीं था, कोई स्पर्श नहीं था, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। परंतु महात्मा गांधी का ये कहना था, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है कि कैबिनेट मिशन योजना ने तत्कालीन समय में देश के संविधान के निर्माण के लिए जो योजना प्रस्तुत की है वो उस समय की सर्वश्रेष्ठ योजना है। ये बात भी ठीक ही कुछ लगता है, क्योंकि देश में जिस तरह से उस समय दंगे हो रहे थे, जिस समय उस समय से सांप्रदायिक तनाव मौजूद था, उस तनावपूर्ण माहौल में, उस सांप्रदायिक तनाव के वातावरण में, वैसी स्थिति में एक पूरे देश में चुनाव करा पाना संभव नहीं था। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना ने अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति को इसमें चुना। नीचे लिखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार डैश, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार डैश, डैश हो गया। नीचे लिखिएगा कि ब्रिटिश भारत संपूर्ण भारत को 389 क्षेत्रों में बांट दिया गया। संपूर्ण भारत को 389 क्षेत्रों में बांट दिया गया। 389 है ना। अब ये 389 भी 3 भागों में था। ब्रिटिश भारत से 292, देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4। ये बंटवारा कर दिया गया कि देसी रियासत में 292, ब्रिटिश भारत में 292, देसी रियासत में 93 और चीफ कमिश्नरी में 4। ये सीटों का विभाजन जो है वो यहाँ दिखाई पड़ता है ना। चलिए अब थोड़ा सा अगर इसको आगे आप बढ़ाते हैं तो देखिएगा कि भाई नीचे लिखिएगा एक पॉइंट, इस 3 प्रकार की सीटें तय की गई। 3 प्रकार की सीटें तय की गई। तीन प्रकार की सीटें तय की गई। पहला सामान्य, दूसरा सिख, तीसरा मुसलमान। 3 प्रकार की सीटें निर्धारित हुई है ना, और इस 3 प्रकार की सीटों में ही
इन सभी सीटों का विभाजन हो गया, ये सभी सीटें बांट दी गई। अब यहां देखिए, थोड़ा सा समझिए। ब्रिटिश भारत, इसका एक आयाम अपना अलग था, इसलिए इसको अलग कर लीजिए। ब्रिटिश भारत और ये जो चीफ कमिश्नरी का पार्ट है, यहां कहा गया कि यहां निर्वाचन होगा, यहां इलेक्शन होगा, जबकि कहा गया कि देशी रियासत में मनोनयन होगा। देशी रियासत में जो राजा होंगे, वो राजा जिस व्यक्ति को मनोनीत करके भेज देंगे, वही संविधान सभा का सदस्य बन जाएगा। और ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी में कहा गया कि यहाँ चुनाव होगा, यानी यहाँ की जो विधान परिषद की सदस्य हैं, वे लोग संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक इस परंपरा का पालन भी हुआ, और इस परंपरा के पालन के अनुसार चुनाव हुए। जुलाई अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त 1946 है ना, के महीने में चुनाव हुए। कुल ब्रिटिश भारत के 292 सीट और चीफ कमिश्नरी के 4 सीटों पर, यानी कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ। और इस 296 सीटों पर जो चुनाव हुए जुलाई अगस्त के महीने में, चुनाव के बाद परिणाम आता है। जब परिणाम आया तो परिणाम आप देखिए कि कांग्रेस ने 296 में से 208 सीटें जीत ली। जो मुस्लिम लीग थी उसने 73 सीटें जीती, और अन्य 15 सीटें जीत गए। अन्य में कुछ इंडिपेंडेंट या निर्दलीय कैंडिडेट भी थे, कुछ कृषक प्रजा पार्टी, वामपंथी पार्टियां है ना, उन सभी से संदर्भित थे। तो ऐसे 15 लोग थे जो अन्य चीजों से चुनाव जीत कर आए थे। यहाँ की स्थिति जो हुई, इस चुनाव परिणाम के बाद 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा के इस चुनाव परिणाम के बाद 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। अंतरिम सरकार का यानी इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ। लेकिन इस 2 सितंबर 1946 को जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, यानी मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली। आगे चलकर 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होती है, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। तो ध्यान रखिएगा कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है, तो उसका उत्तर है 2 सितंबर 1946 को उसका गठन होता है ना। 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने जिस अधिवेशन में जब भाग लिया वह था 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने यहाँ अंतरिम सरकार में अपनी भागीदारी दी। अब अंतरिम सरकार है और अंतरिम सरकार के कुछ विभाग हैं जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। तो हेडिंग बना लीजिए, अंतरिम सरकार 1946, और एक कॉपी में एक कॉलम में सदस्य और दूसरे कॉलम में विभाग।
चलिए, पहला, सबसे पहली चीज की एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार में वायसराय अध्यक्ष थे, है ना। वायसराय को ही अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो सदस्य में लिख लो वायसराय और सामने लिख लो अध्यक्ष। चलिए अगला, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कौन सा पद दिया गया था। तो पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री वगैरह नहीं था उस समय, पंडित नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, है ना। चलिए, उपाध्यक्ष कोमा राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, इसके मंत्री बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अगला, सरदार पटेल। सरदार पटेल विभाग में लिखिएगा गृह और सूचना और प्रसारण। गृह कोमा सूचना और प्रसारण। होम मिनिस्ट्री का पदभार था इनके पास और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी प्रभार इन्हीं के पास था, सरदार पटेल के पास। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर जिसको कहते हो। नेक्स्ट, अगला, जॉन मथाई। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, इंडस्ट्री एंड पब्लिक सप्लाई जिसको कहते हो। जगजीवन राम। जगजीवन राम, इनके सामने श्रम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, डिफेंस। सी एच भाभा। सी एच भाभा कार्य, कार्य वर्क जिसको कहते हैं, कार्य। खान, खान एवं ऊर्जा। वर्क, माइनिंग एंड एनर्जी, है ना, ये इनके पास था। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वित्त, फाइनेंस। फाइनेंस। नेक्स्ट, अब्दुल, ऐसे लिख लीजिएगा, अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार डाक, पोस्ट जिसको कहते हो, वायु, रेलवे और संचार। डाक, वायु, रेलवे और संचार, यानी पोस्ट, एयर, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, ये सब इन्हीं के पास था। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी
शिक्षा एवं कला, एडुकेशन एंड कल्चर। आर्ट कल्चर से अच्छा रहेगा आर्ट, है ना। आर्ट एंड, आज तो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर अलग होते हैं, तो कला और संस्कृति, आर्ट लिखिए, शिक्षा एवं कला। आई चुंदरीगढ़, है ना, आई चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़, वाणिज्य, वाणिज्य कॉमर्स। नेक्स्ट, गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, स्वास्थ्य, हेल्थ। और अंतिम है जोगेंद्रनाथ मंडल, योगेंद्र मत लिखिएगा, जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल। विधि, लॉ मिनिस्टर, विधि। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण था, ये हिंदू राजनेता थे जोगेंद्रनाथ मंडल, है ना, लेकिन इनका विधि मंत्री के रूप में नामकरण, नामित इनको किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, है ना। चलिए, इस प्रकार से ये चीजें जो है वो आपके सामने रही। अंतरिम सरकार का गठन हो गया सितंबर में। जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया तो उसके बाद संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया। अब संविधान सभा में क्या क्या कैसे कैसे काम किया है, इसकी चर्चा कल आपके साथ करी जाएगी, है ना। थैंक यू फॉर टुडे।